हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हम ज्योग्राफी की दोनों बुक के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी की इंडिया वाली बुक का 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स या बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज होने चाहिए और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्सेज होने चाहिए। तो आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, चैप्टर का नाम क्या है? मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि खनिज से ही हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले डिवाइस बनाएंगे, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन क्यों चाहिए? इंडस्ट्रीज चलाने के लिए। घर पे भी हमें बिजली के लिए ऊर्जा संसाधन चाहिए ना। तो आओ पढ़ते हैं। अब मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस, यानी एक प्राकृतिक पदार्थ है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसमें कार्बन कंटेंट हो, और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसमें कार्बन कंटेंट ना हो, विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी उसकी कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कार्बनिक या अकार्बनिक मूल का होता है, जिसके निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण भी होते हैं। द बल्क ऑफ वैल्यूएबल मिनरल आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्री पैलियोजिक एज, यानी एक एज है जिसको पूरे ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया। तो मैक्सिमम मिनरल्स कब डेवलप हुए हैं? प्री पैलियोजिक जोन में कन्वर्ट हुए हैं। पैलियोलॉजिक जो एज थी उसमें डेवलप हुए हैं। दीज आर जनरली फाउंड इन मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक। ये हमने 11th क्लास में पढ़ी होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रॉक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद होना चाहिए कि किस फॉर्म में मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक्स ऑफ द पेनिनसुला इंडिया, यानी जो इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, कुछ असम और मेघालय में भी मिलते हैं, क्योंकि वो भी पेनिनसुला इंडिया का ही एक्सटेंशन है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। अधिकांश मूल्यवान खनिज प्रागैतिहासिक काल में बने थे। ये आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत की रूपांतरित और अग्नीय चट्टानों में पाए जाते हैं। द मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड द कंट्री विद द नेसेसरी बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी अगर हमें औद्योगिक विस्तार करना है, विकास करना है, तो उसके लिए मिनरल रिसोर्सेज की नीड हमको पड़ती है। खनिज संसाधन देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। क्या क्या टाइप्स ऑफ मिनरल होते हैं वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मिनरल, खनिज संसाधनों के प्रकार। बेस्ड ऑन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल में बी ग्रुप्ड अंडर द 2 कैटेगरीज। कौन से? मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल, यानी धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो मेटेलिक मिनरल कौन से होते हैं? मेटेलिक मिनरल्स आर द सोर्स ऑफ मेटल्स। कौन कौन से मेटल्स है? आयरन, कॉपर, गोल्ड, यानी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मेटेलिक सोर्सेज। नॉन मेटेलिक सोर्स क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गए, कोयला हो गए। एंड सम क्या होते हैं? सम इनऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट हम पेंसिल में यूज करते हैं ना, तो वो इनऑर्गेनिक है। अधात्विक खनिज क्या है? अधात्विक खनिज कार्बन मूल के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, और कुछ अकार्बनिक मूल के भी होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर और ग्रेफाइट इत्यादि। तो ये एक डायग्राम है जिसमें हमने डिफाइन करें मिनरल्स को। सबसे पहले मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। आगे चल के मेटेलिक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फेरस, यानी जिनमें आयरन कंटेंट होता है, और एक होते हैं नॉन फेरस, यानी जिनमें कोई आयरन कंटेंट नहीं होता, जबकि वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट उनमें आयरन कंटेंट नहीं है। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? आयरन, मैग्नीज एटसेट्रा। और नॉन फेरस के क्या है? कॉपर एंड बॉक्साइट, ठीक है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? एक तो वो है जो ऑर्गेनिक है, जैसे कि फ्यूल मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और कुछ है इनऑर्गेनिक, जैसे कि माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, यानी कहाँ कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पे मिलेंगे हमें, वितरण कैसे है इनका। तो मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि कुछ यहाँ मिले कुछ यहाँ मिले, नहीं, कि कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे है, कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि इतना यहाँ मिल रहा है, इतना यहाँ मिल रहा है, नहीं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसकी क्वालिटी पुअर होगी, और कम क्वांटिटी में होगा तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, अच्छी होगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा होता है। दैट इज गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी एंड लो क्वालिटी मिनरल्स आर लार्ज इन क्वांटिटी, यानी खनिज पदार्थ स्थानिक रूप से असमान रूप से वितरित हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात अच्छी गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में और निम्न गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया, यानी हमने पूरे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को 3 बेल्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 एरियाज में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, यानी उत्तर पूर्वी पठार। तो इसमें क्या क्या आता है? इट कवर्स छोटा नागपुर, कहाँ आएगा? झारखंड में। उड़ीसा प्लेटू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ मिनरल। क्या क्या? यहाँ पे आयरन और मिलेगा, कोल मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा और माइका मिलेगा। द मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन दिस रीजन। अगर हम देखें तो मेजर हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो इसी एरिया में, झारखंड, उड़ीसा वाले एरिया में ही हमको देखने को मिलेगी, बंगाल में भी देखने को मिलेगी।
आगे चल के इनके मैप्स भी हैं, वो भी कवर करेंगे। वो मैप्स की मैं पूरी एक सिंपल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम दोनों बुक्स के मैप्स को कवर करेंगे। अगला जो वो है हमारा रीजन, वो कौन सा है? साउथ वेस्टर्न प्लेटू यानी दक्षिण पश्चिमी पठार। इसमें क्या क्या आएगा? कर्नाटक, गोवा एंड तमिलनाडु एंड केरला। दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स यानी वो वाले मिनरल्स मिलेंगे जिनमें आयरन का कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा। इट ऑल्सो कंटेन्स हाई ग्रेड आयरन और मैग्नीज एंड लाइमस्टोन भी मिलेगा यहाँ पे। द बेल्ट लैक कोल डिपॉजिट यानी यहाँ पे याद रखना है कि इसमें हमें कोल डिपॉजिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट नवेली लिग्नाइट यानी एक स्पेशल तरह का कोल है, सिर्फ यहीं पे मिलता है नवेली वाले जोन में। अदरवाइज इस पूरे एरिया में हमको कोल डिपॉजिट देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आयरन डिपॉजिट, फेरस मेटल का डिपोजिशन मिलेगा। अगला क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। दिस बेल्ट एक्सटेंड अलोंग द अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द गुजरात। द मिनरल इन दिस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक यानी हमने इंडियन रॉक सिस्टम को अलग अलग नामों से डिफाइन किया है, बट यहाँ पे हमें याद रखना है कि धारवाड़ रॉक सिस्टम वाले मिलेंगे यहाँ पे मिनरल। तो इसमें क्या क्या मिलता है? कॉपर एंड जिंक। यह पट्टी राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्से तक फैली हुई है। इस प्रणाली में पाए जाने वाले खनिज धारवाड़ चट्टान प्रणाली से संबंधित है। उदाहरण के लिए तांबा एंड जस्ता यानी जिंक। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स यानी हमें जो मार्बल्स आते हैं वो वहां से आते हैं, दैट इज सैंड स्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल। गुजरात इज नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट यानी वहां पे हमें पेट्रोलियम डिपॉजिट भी मिलते हैं। गुजरात एंड राजस्थान हैव रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट यानी हमें यहाँ पे नमक भी मिलता है। अगला क्या है? हिमालयन एंड असम वैली। तो ये न्यू है, इसको ये फोर्थ वन है, हिमालय और असम वैली। द हिमालयन बेल्ट इज अनदर बेल्ट वेयर कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन आर फाउंड। हिमालय क्षेत्र एक और ऐसा क्षेत्र है जहां पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट और टंगस्टन पाए जाते हैं। दे अकर इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द हिमालयस यानी ये इधर असम वाले, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी मिलेंगे और इधर हिमाचल कश्मीर वाले जोन में भी मिलेंगे। असम वैली हैज मिनरल ऑयल डिपॉजिट यानी असम में ऑयल डिपॉजिट्स भी हैं। ऑयल रिसोर्सेज आर ऑल्सो फाउंड इन ऑफ शोर नियर द मुंबई कोस्ट यानी ऑफ शोर माने कि अगर हम आ जाएं तो यहाँ समुद्र में भी मिलते हैं हमको। मुंबई हाई जिसको हम बोलते हैं। असम घाटी में खनिज तेल के भंडार है। मुंबई तट के निकट अब तटीय क्षेत्रों या जैसे कि मुंबई हाई में भी तेल संसाधन पाए जाते हैं। ये थे मिनरल डिपोजिशन। अब पढ़ेंगे हम एनर्जी के बारे में। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी पारंपरिक ऊर्जा संसाधन। मिनरल फ्यूल्स आर इसेंशियल फॉर पावर जनरेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। खेती में भी जरूरत पड़ती है हमको, क्यों? इरिगेशन करने के लिए। इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना हमको। इंडस्ट्री में भी जरूरत पड़ती है हमें इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पे भी रिसोर्सेज होने चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन चलाने में, बसेस चलाने में सीएनजी पेट्रोल का यूज होता है ना। एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द कंट्री। कृषि उद्योग और परिवहन। कृषि उद्योग, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के लिए खनिज ईंधन की आवश्यकता होती है। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड दीज कन्वेंशनल सोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब इनकी लिमिटेड क्वांटिटी ही अवेलेबल है। अगर हम इनको हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म भी हो जाएंगे, यानी ये नॉन रिन्यूएबल है या इनके बनने का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ऐसे खनिज ईंधन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। ये पारंपरिक स्रोत समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो अब पढ़ते हैं कोयले के बारे में। ठीक है। यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर यानी थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का यूज करते हैं। कोयला यूज करके हम वाटर को स्टीम में जनरेट करते हैं और उसी स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं और टरबाइन के रोटेशन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। कोल अकर इन रॉक सीक्वेंस मेनली इन टू जियोलॉजिकल एजेस। कौन से? गोंडवाना एंड टर्शरी डिपॉजिट। ये बस नाम याद रखने, इसको हमने 11th में पढ़ा है डिटेल में। कोयला मुख्य रूप से दो भूवैज्ञानिक युगों में है। कौन सा? गोंडवाना है, तृतीयक निष्पेक्ष। तृतीयक न्यूली है, मेघालय वाले जोन में मिलते हैं। गोंडवाना पेनिनसुला एरिया में मिलेगा। की चट्टान अनुक्रमांक में पाया जाता है। 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया आर बिट्यूमिनस टाइप। ये कोल का एक टाइप है। भारत में कोयला के 80% जो भंडारण है वो कैसे हैं? बिट्यूमिनस। ठीक है। आगे क्या है? पेट्रोलियम यानी पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। यूज्ड फॉर कंबस्टन इन ऑटोमोबाइल्स। हम यानी व्हीकल्स में यूज करते हैं ना पेट्रोल का, डीजल का। इसका उपयोग वाहनों के दहन के लिए किया जाता है। बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं इससे? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर भी बनता है बाय प्रोडक्ट के। जब हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाएंगे तो उसके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फर्टिलाइजर बनेंगे, सिंथेटिक रबर बनेगी, सिंथेटिक फाइबर बनेंगे, मेडिसिन बनेगी, सोप्स बनेंगे। पेट्रोकेमिकल उद्योगों में संसाधित होने वाले उप उत्पाद क्या क्या है? उर्वरक जिन्हें हम खेतों में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। सिंथेटिक रबर बनेगी, सिंथेटिक फाइबर बनेगा, दवाई बनेंगी और साबुन आदि चीजें बनती हैं। आगे क्या है? नेचुरल गैस। यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग के लिए भी यूज होती है, बिजली बनाने के लिए भी यूज होती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन और ताप उत्पादन में किया जाता है। घर में भी तो यूज करते हैं ना नेचुरल गैसेस को, वो सिलेंडर फॉर्म में जो आती है।
इट इज़ फाउंड इन पेट्रोलियम डिपॉजिट, जहाँ पे पेट्रोल मिलता है उन्हीं डिपॉजिट के आसपास हमें गैसेज भी मिलती हैं। इंडियाज मेजर गैस रिजर्व आर फाउंड इन मुंबई हाई, हमने ऊपर पढ़ा था ना मुंबई हाई में पेट्रोलियम रिजर्व भी हैं, तो वहाँ पे गैस रिजर्व भी हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है कि जो खत्म नहीं होते, एग्जॉस्टेबल नहीं है, ठीक है, और ये न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जीज है जिनको अभी हमने यूज करना सीखा है। दीज सोर्सेज आर रिन्यूएबल, यानी खत्म नहीं होंगे, एंड दैट आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, यानी ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते, एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। एग्जाम्पल क्या क्या है, सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के अनुकूल है और व्यापक रूप से वितरित है, यानी कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं। अब सूरज आता है तो पूरे देश में ही आता है ना, ये थोड़ी कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में आएगा साउथ में नहीं आएगा, हवा चलेगी नॉर्थ में चलेगी साउथ में नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता है। ओवरऑल कंट्री के ऊपर व्यापक रूप से वितरित है। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एंड बायोमास। द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विल प्रोवाइड मोर सस्टेन, यानी वो खत्म नहीं होंगे, तो इस लॉन्गेटिविटी में लंबे टाइम के लिए हमें वो ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, यानी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते हैं, एंड चीपर है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अधिक टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो इनके क्या क्या सोर्सेज है, सबसे पहले क्या आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, यानी परमाणु ऊर्जा संसाधन, और इसमें हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम एंड थोरियम। इनके जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो जस्ट चैप्टर के ओवरव्यू के लिए कि जिससे हमें पता हो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे। आगे क्या है, सोलर एनर्जी, सन रेज गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। पीवीज होती है, फोटोवोल्टिक सेल्स होती है, उनके थ्रू हम सन रेज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें सिलिकॉन यूज होता है। सूर्य की किरण ऊर्जा में सूर्य की किरणें ऊर्जा में परिवर्तित की जाती हैं या हो जाती हैं। आगे क्या है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से हम टर्बाइंस को रोटेट कराते हैं, विंड टर्बाइंस, विंड मिल्स लगी होती हैं, जब वो रोटेट करेंगे तो एनर्जी का जनरेशन होता है। ब्लोइंग विंड गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, यानी बहती हवा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे क्या है, टाइडल एंड वेव एनर्जी, जो हमारी समुद्र तो उनमें लहरें चलती रहती हैं, तो उनकी लहरें जब चलती हैं तो वो भी अपने साथ एक फ्लो में चलती हैं, तो उन फ्लो से हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं कि हम अपने डिवाइस को जो टाइडल वेव्स में डाल दें, समुद्र में डाल दें, और जब वो ऊपर नीचे हुए तो वो भी ऊपर नीचे, तो उससे भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं। ओशन करंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जो नीचे भूतापीय ऊर्जा है, जमीन के नीचे की एनर्जी है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, क्या उस हीट से हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें और उस स्टीम से हम टरबाइन रोटेट कराएं, जिससे क्या होगी, बिजली जनरेट होगी। अर्थ हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे जियोथर्मल एनर्जी का, जैसे हम ज्वाला जी जाते हैं तो वहाँ पे भी जियोथर्मल एनर्जी है। मणिकरण जाते हैं हिमाचल में तो वहाँ पे भी जियोथर्मल एनर्जी है। पृथ्वी की ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्या है, बायोमास एनर्जी, यानी बायोमास क्या है कि वुड का यूज करके या और अलग चीजें, जिनमें जैसे काऊ डंग हो गया, काऊ डंग से, गोबर से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी जैविक उत्पादों से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब आगे क्या लिखा है, कन्वेंशनल मिनरल रिसोर्स, यानी खनिज संसाधनों की क्या क्या परंपरा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन जनरेट हुआ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, यानी अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। क्रिएट अदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमें आज की नीड्स को भी पूरा करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ना है, तो उसको बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज भी जरूरी है कि हम संसाधनों को खत्म ना कर दें, ओवर एग्जॉस्ट ना कर दें, आने वाली जनरेशन के लिए भी उनको बचाना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए कि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो गया, जिससे एनवायरमेंटल इशू आ गई, हमारी हवा ही खराब हो गई, पानी ही खराब हो गया, तो वैसा हमको नहीं करना है, सस्टेनेबली यूज़ करना है। सतत विकास के लिए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, यानी उन्हें कंजर्व करना जरूरी है। सतत विकास के लिए आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ एकीकृत करना जरूरी होता है। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड, वेव एंड जियोथर्मल एनर्जी आर इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कन्वेंशनल रिसोर्सेज की जगह हमें ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने चाहिए ज़्यादा। दिस शुड बी डेवलप टू रिप्लेस द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी ये क्या करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट तो होंगे नहीं, सन तो निकलेगा ही ना, हवा तो चलेगी ही ना, तो इससे क्या होगा कि हम उन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं जो एग्जॉस्टेबल है, यानी जो खत्म होने वाले हैं। इन द केस ऑफ मेटेलिक मिनरल द यूज ऑफ स्क्रैप मेटल विल एनेबल द रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, यानी अगर जब हम मेटेलिक मिनरल्स यूज करते हैं तो हम जैसे आयरन यूज कर रहे हैं तो आयरन का स्क्रैप भी आता है, तो हमें उसका स्क्रैप भी यूटिलाइज करना है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा आयरन का हम ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, उसे रिसाइकल करेंगे, तो रिसाइकल से भी क्या होता है कि हम कंजर्व करते हैं अपने मिनरल रिसोर्सेज को। द यूज ऑफ सब्सटीट्यूट, यानी उसकी जगह अगर हम कोई और चीज़ यूज कर सकते हैं तो वो भी करनी चाहिए।
स्कार्स मेटल यानी उन मेटल्स की जगह जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है उनकी जगह उनको कोई सब्सटीट्यूट यूज़ करना चाहिए। मे ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन यानी दुर्लभ धातुओं के विकल्प का उपयोग करने से भी उनकी खपत को कम किया जा सकता है, उनकी खपत कम हो सकती है। अगला क्या है, द एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्केर्स मिनरल मस्ट बी रिड्यूस यानी हम मान लो कि हमारे पास वो मिनरल बहुत कम है और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए जो उनका कंसंट्रेशन होगा, उनकी क्वांटिटी होगी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, तो हमें उनका एक्सपोर्ट को भी कम करना है। फॉर लॉन्गर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स यानी मौजूदा भंडारों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए रणनीतिक और दुर्लभ खनिजों के निर्यात को कम किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा 5th चैप्टर, छोटा सा ही चैप्टर है। इस चैप्टर के आप नोट्स को रिवाइज करें, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, टॉपिक्स के बारे में पता चल जाएगा। और जल्दी इनके इंपॉर्टेंट PYQs बहुत जल्दी आने वाले हैं क्योंकि आपका एग्जाम बस आ ही गया है। ठीक है, तो इतने आप सारे चैप्टर्स के नोट्स को रिवाइज करें एंड इनको बार बार रीड करके ऐसे कर लें कि इनके टॉपिक्स आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, थैंक यू।